हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की हर एक पिच को रिव्यू कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और मैं उस पर अपना फीडबैक दे रहा हूँ। आपका स्वागत है। आज के जो स्टार्टअप या पिचेस हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो है नाभी सूत्रा और ज़ोरको। दोनों ही बहुत डिफरेंट ब्रांड्स हैं और दोनों को ही एक है जिसपे मेरे को बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं देने के लिए, दूसरा है जिसके लिए इनपुट्स इतने नहीं हैं बट सजेशंस ज़्यादा हैं। मतलब ठीक है, आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली वीडियो में। डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले शुरू करते हैं नाभी सूत्रा की, जिसको स्वाति जी और वैभव जी लेके आए। एक तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, द रिलेशन बिटवीन दीज टू एंटरप्रेन्योर्स इज वेरी गुड। इट्स वेरी रेयर टू सी सच काइंड ऑफ रिलेशंस कमिंग टुगेदर इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। पर्पस इन्होंने जो सॉल्व करने की कोशिश करी वो ये, क्योंकि जो हमारा जो बेली बटन होता है वहां पे हमारी थिनेस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है। सो कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर डायरेक्टली वहां पे अप्लाई किया जाए तो उसका बॉडी में पेनिट्रेशन और स्प्रेडिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को उठाया एंड 9 डिफरेंट टाइप के आयुर्वेदिक सूत्रास बनाए, मैं कहूँगा आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस बनाए, जो कि दैट इज टू बी अप्लाइड ऑन योर बेली बटन। तो इस वजह से बहुत जल्दी मैं कहूँगा आराम मिलना चालू हो जाएगा, या बहुत जल्दी मैं कहूँगा रिजल्ट्स कस्टमर को मिलना चालू हो जाएगा। तो दैट ऑल्सो बिल्ड्स द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ओवर द आयुर्वेदा, जो कि नमिता जी ने बोला भी कि एक प्रॉब्लम रहती है कि आयुर्वेदा को लोग इतनी आसानी से ट्रस्ट करते नहीं हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अप्रूव्ड हैं बाय द एजेंसीज, रेस्पेक्टिव एजेंसीज। थोड़ा मार्केट प्राइस इनका थोड़ा हाई, मतलब इनका सेलिंग प्राइस इज लिटिल मोर देन दी मार्केट एवरेज प्राइस, उस पर मैं आऊंगा। और 3 लाख से ज्यादा कस्टमर्स इन्होंने बेच दिए। 4 to 6% बेसिकली इनका नेट मार्जिन रहा है। अब आते हैं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात पे। इनके बिजनेस में इन्होंने बोला कि ये 54% मार्केटिंग करते हैं। आई थिंक दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी रेज होती है और इनका जो प्राइसिंग जाता है वो मार्केट की एवरेज से ज्यादा चला जाता है। जो इनका 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, विनीता ने एग्जांपल भी दिया कि वो शायद दूसरा कॉम्पिटिटर होता तो 600 का बना के बेचता। सो एक तो यार तुम समझो आयुर्वेदिक मार्केट ऐसी है जिसमें अडॉप्शन इतना आसान है नहीं, बिकॉज लोगों का ट्रस्ट नहीं है, क्रेडिबिलिटी इश्यूज रहते हैं। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, अ न्यू मार्केट, और उसमें अगर आप हाई प्राइस के साथ घुस जाओगे तो वो कैटेगरी क्रिएशन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट इज माई इशू। दूसरा, जब इन्होंने अपने सेल्स बताया, जब इन्होंने अपने फिगर्स बताए, तो इनका जो हीरो प्रोडक्ट दैट इज दी सूत्रास और द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस, उसकी सेल डिक्लाइन हुई और इन्होंने हेयर एंड स्किन केयर उसके साथ जोड़ दिया अपने ब्रांड के साथ, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब प्रॉब्लम ये है, बीइंग एन आयुर्वेदिक कंपनी, मैं भी इनके ब्रांडिंग वगैरह पे भी आऊंगा, बट बीइंग एन आयुर्वेदिक कंपनी, आप अगर स्किन केयर एंड हेयर केयर में घुस रहे हो along with your original आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, या क्रेडिबिलिटी इश्यूज वैसे ही हैं, आप क्यों उसको बढ़ाना चाह रहे हो मार्केट में? कंज्यूमर वैसे ही आयुर्वेदा पे आसानी से ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अगर वो देखेगा कि एक ही वेबसाइट पर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं और स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं, तो और उसका ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा एज अ कैटेगरी डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये चीज ना करें। दूसरा, इन्होंने बोला कि आयुर्वेदिक पैनल्स, डॉक्टर्स इनके पास पैनल्स में, दैट इज वेरी गुड थिंग। ब्रांडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इनका, जो कि अमन ने भी पॉइंट आउट किया। लिमिटिंग ब्रांडिंग होता है। लिमिटिंग ब्रांडिंग मतलब इन्होंने अपना नाम ही नाभी सूत्रा रख लिया। मतलब अब ये जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, दैट इज टू बी रिलेटेड विद समथिंग और अदर रिलेटेड टू द बेली बटन। उसमें अगर ये स्किन केयर और हेयर केयर वाले डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा इररिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, और इररिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर कारण जिसकी वजह से स्टार्टअप्स खत्म होते हैं। बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट में हाथ ना मारूं जो मेरे ब्रांड के साथ अलाइन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड इररिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। मेरा सजेशन, अगर मैं वहां शार्क टैंक पे होता, या अगर मेरे पास ये लोग पहले आए होते और मैं इनको कंसल्ट कर रहा होता, मैं इनको डिस्कस कर रहा होता इनका बिजनेस, तो मैं बोलता कि हाँ ब्रांडिंग थोड़ी सी लिमिटिंग है, लेकिन उसका हमारे पास वी कैन चेंज इट।
आपको आयुर्वेदा में रहना है एंड आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है, आपको इसका मास्टर बनना है, दिस इज व्हाट यू नो बेटर, आई वुड से कीप डूइंग इट। इन्होंने बोला हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस हैं बस, एंड वी फाउंड इट टू बी लिमिटिंग कि हम प्रोडक्ट्स आगे जाके डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, मार्केट हमें छोटा लगा, इसलिए हम स्किन केयर हेयर केयर में घुस गए। बॉस, एक तो आयुर्वेदा का मार्केट छोटा नहीं है, जस्ट लाइक कि उसमें अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए लोग उनका वो प्रोडक्ट उतने खरीदते नहीं है। अगर आप अवेयरनेस बिल्ड कर पाए, जो भी मैं बता दूंगा आगे कैसे करना है, तो आई थिंक बहुत अच्छा केस रहेगा। नाम थोड़ा सा नाभि सूत्रा से बदल के थोड़ा आयुर्वेदिक सूत्रा या ऐसा कुछ नाम रखें, ताकि हम पूरी आयुर्वेदिक कैटेगरी को इनकलकेट कर लें। पहला सजेशन। दूसरा सजेशन, इन्होंने बोला मेरे पास 9 बेली बटन ऑयल्स हैं। मैंने कहा ठीक है 9 ही रखो। इसके अलावा मैं खुद से सजेशन दे रहा हूं कि 9 ऑयल्स ऐसे रखो जो कि नोज में डले। आयुर्वेद में है वो एसेंशियल ऑयल्स जो कि नोज में डले और आपकी बॉडी को हील करें। थर्ड सजेशन, 9 ऐसे ऑयल्स रखो जो आपके ईयर में डले। ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स वैसे भी एलोपैथिक में आती है ना, आयुर्वेदा में लॉन्च करो ना। आपने अगर बोला कि मेरे को शास्त्रों में केवल 9 टाइप के ही सॉल्यूशंस मिले जो कि बेली बटन पे जाके इफेक्टिव है, मैं कह रहा हूं ठीक है उसे 9 रहने दो। 9 ईयर ड्रॉप्स वाली कैटेगरी बनाओ, ईयर ऑयल वाली कैटेगरी बनाओ, 9 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनाओ, नॉइज ऑयल वाली। तुम देखो 9 9 9 27 प्रोडक्ट हो गए यार तुम्हारे पास। खींच के इसको आराम से 30 कर सकते हो। एक आयुर्वेदिक कंपनी के 30 SKUs इज इनफ टू बिग अ बिग 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 ब्रांड। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इररिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्किन केयर हेयर केयर में ना जाएं, इसकी बजाय नोज ऑयल, ईयर ऑयल, बेली बटन ऑयल पे तो ये फोकस कर ही रहे हैं, इसके अलावा नोज ऑयल और ईयर ऑयल पे फोकस करें। वहां से इनको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की शिफ्ट मिलेगी। 20 से 30 प्रोडक्ट भी अगर इनके हो जाते हैं टोटल में, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छे SKUs की लिस्ट तैयार हो जाएगी, जिससे इनका ब्रांड बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। मार्केटिंग वर्सेस परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक छोटी सी डिबेट है कि मार्केटिंग इनके लिए काम करेगा या परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम करेगा। मैं कहूंगा कैटेगरी क्रिएशन करना है, थोड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें, लेकिन अगेन उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, हो सकता है लॉसेस में जाना पड़े, अपना प्राइस कम करना पड़े, बट ये सारी चीजें वो हैं जो लेटर स्टेप ऑफ डिस्कशन में अगर आप किसी अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट के साथ, एक एक्सपीरियंस वाले बिजनेस कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे तो जरूर वो आपको इन सारी चीजों में भी मदद करेगा। मास अडॉप्शन जैसे कि मैंने बताया इस कैटेगरी का कम है, तो सेलिंग प्राइस इनको कम ही रखना चाहिए। ये मेरा चौथा या 5वां, आई डोंट रिमेंबर द सीरीज, उसका आप मान सकते हैं सजेशन। दूसरा जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप नॉइज ऑयल या ईयर ऑयल में घुसे, उसका एक और फायदा है। आप अभी बेली बटन ऑयल या सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसकी पैकेजिंग जैसे कि शो पे दिखाई गई, मैंने देखी, इट कम्स विद अ ड्रॉपर ऑन द कैप। ऐसे ही आप जब नोज ऑयल बनाएंगे, ईयर ऑयल बनाएंगे, उसमें भी सेम ही टाइप की बोतल यूज होगी, सेम ही टाइप की पैकेजिंग यूज होगी, सेम ही टाइप की मैं कहूंगा लेबलिंग यूज होगी। तो जब आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सब में ऑलमोस्ट सेम टाइप का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो आपकी प्रोसीजरल एफिशिएंसी आ जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है, आपकी पैकेजिंग एफिशिएंसी आ जाती है। आप कम मेहनत में आप देखो, एक तो ये फायदा है कि आप अब उन बॉटल्स को मास में खरीद सकते हो, क्योंकि आपकी एक ही बॉटल में अलग अलग प्रोडक्ट्स पैक होके जा रहे हैं। तो आप जो प्लास्टिक की बोतल खरीदते होंगे पीछे सप्लायर से अपना ऑयल डाल के पैक करके आगे सेंड करने के लिए, अब वो आप मास में खरीद सकते हो, तो आपको वहां पे बल्क डिस्काउंट मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वहां फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऑयल्स आप एक ही टाइप के बॉटल में पैक करके भेज रहे हो, तो आपको अपनी प्रोसीजर, जो पैकेजिंग की प्रोसीजर्स होती है, जो मशीनरीज होती हैं, उस चेन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो एक ही बंदा एक ही टाइप की बोतल के साथ डील करके उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स पैक करके या मशीन से जो भी है पैक करके दे सकता है। तो वहां पे आपकी मैकेनिक एफिशिएंसी बढ़ गई, वहां पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ले सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड हो जाएगी अलॉन्ग अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी के साथ साथ आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी वहां से बेनिफिट मिलेगा। तो दीज आर माय सजेशंस फॉर नाभि सूत्रा। ये ब्रांड अच्छा लगा मेरे को, प्रोडक्ट्स भी आई डोंट नो, वो तो यूज करके ही पता चलेगा, लेकिन ऑन एंड ऑल मेरे को फाउंडर्स अच्छे लगे।
अगली पिच पे बढ़ते हैं, दैट इज ज़ोरको बाय अमृत एंड आनंद। बड़ी डिफरेंट टाइप के पिच थी, बड़ा डिफरेंट टाइप का बिजनेस था, बड़े डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर्स थे। फटाफट मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं अपने फीडबैक भी दूंगा। तो 17 महीनों में 150 से ज़्यादा फास्ट फूड आउटलेट्स इन्होंने खोल लिए हैं। प्योज कह रहा हूँ, प्योर वेजिटेरियन खाना है, और 80 से ज़्यादा आइटम सर्व करते हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग पॉइंट है, 80 से ज़्यादा आइटम सर्व करते हैं, आगे बात करेंगे, पहले देख लेते हैं फटाफट इनका बिजनेस समझ लेते हैं। एक अफोर्डेबल फूड फ्रेंचाइजी चेन चलाना चाहते हैं। इनके 100% जो भी आउटलेट्स, 150 आउटलेट्स इन्होंने बनाए, सब फ्रेंचाइजी ओन्ड है, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। कंपनी का मतलब बस रॉ मटेरियल सप्लाईज को सपोर्ट करने का काम है। 42 से ज्यादा सिटीज और 6+ स्टेट्स में अवेलेबल है। शार्क्स ने भी जब इनका खाना खाया, फास्ट फूड खाया, तो उनका भी रिव्यू काफी अच्छा था, मतलब प्रोडक्ट तो इनका काफी अच्छा है, धांसू है। शेफलेस मॉडल है इनका। शेफलेस मॉडल मतलब वो चीज होती है जैसे प्योर मिक्सेज होते हैं, हम हमारे घर में भी लेके आते हैं, जैसे मकेन्स वगैरह होते हैं ना। यू डायरेक्ट ओपन द पैकेट, डायरेक्ट पुट इट इन द ऑयल, पकाओ, गर्म करो, ऑयल में फ्राई करो, निकालो, खा जाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो वो शेफलेस मॉडल है, ताकि कोई भी इनएक्सपीरियंस बंदा भी 48 आवर्स में इनका पूरा प्रोसेस सीख जाए, इनके प्रोडक्ट्स पे उसका हाथ बैठ जाए और फटाफट से उस प्रोडक्ट को रेडी टू ईट बना सके। शेल्फ लाइफ इनके प्रोडक्ट्स की 1 साल से ज्यादा है, तो वो फ्रोजन फूड काइंड ऑफ अ थिंग हो जाती है, बट ठीक है, दैट डजंट मैटर मच एज लॉन्ग एज उनका फूड का टेस्ट अच्छा है। थोड़ा सा क्योंकि फ्रेंचाइजी ओन्ड है सारे आउटलेट्स, तो थोड़ा फ्रेंचाइजी की तरफ भी बात कर लेते हैं। तो 50% जो इनके फ्रेंचाइजीज हैं वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, 30% फ्रेंचाइजी ब्रेक इवन पे हैं और 20% लॉस में। देखो, मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स बताऊं तो 8 से 9 लाख रुपया इनकी फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट रहता है उस स्टोर के ऊपर, और 4 लाख रुपए ये लोग फ्रेंचाइजी से एज अ फ्रेंचाइजी फीस ले। टोटल मिला के हो गया तुम्हारा 10 से 12-13 लाख रुपया। अब 10-12-13 लाख रुपए पे किसी ने लगाए हैं और एक फ्रेंचाइजी स्टोर चालू किया है, तो ऑब्वियसली वो पहले दिन से ही या पहले महीने से ही तो प्रॉफिटेबल नहीं बन जाएगा स्टोर, तो कुछ टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में। और क्योंकि इनका बिजनेस को स्टार्ट हुआ अभी केवल 17 महीने हुए हैं, तो इसलिए 30% स्टोर्स ब्रेक इवन पे हैं और 20% लॉस पे चल रहे हैं। कोई बात नहीं जी। इनके फ्रेंचाइजी का पर मंथ का रेवेन्यू इज 3 to 3.5 लाख। ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग बात है, मैं आगे बात भी करूंगा कैसे। 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन फ्रेंचाइजी का रहता है और 25% नेट मार्जिन रहता है। खर्चे जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किए कि अगर 3 लाख रुपए कोई फ्रेंचाइजी कमा रहा है तो ऑलमोस्ट 75,000 में उसका रेंट भी निकल जाएगा, उसके मैन पावर कॉस्ट, सैलरीज वगैरह भी निकल जाएंगी और उसके ओवरहेड भी निकल जाएंगे। ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज का जो रेंट रेट है वो बहुत कम है। 25 से 30 हजार से ज्यादा अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट रेट रहता है तो वो उसको अलाउ ही नहीं करते हैं फ्रेंचाइजी बनने का। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज बाद में फ्रेंचाइजी बोले कि जी मेरे खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं, मेरा तो रेंट इतना रह रहा है। क्योंकि देखो इस चीज में ना रेंट का ही सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा एक्सपेंस रेंट ही होता है। तो बाद में फ्रेंचाइजी बोले कि जी मेरा रेंट नहीं निकल रहा, मेरे फायदा नहीं हो रहा, फलाना ढिमकाना, तो उससे अच्छा पहले ही बात लगा दो कि जी 25 से 30 हजार से ज्यादा अगर तुम्हारा रेंट का रेट है तो हम तुम्हें फ्रेंचाइजी नहीं देंगे। कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, बट ठीक है। और लगभग 12 महीने में इनका फ्रेंचाइजी अपना पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है वो वापस ले लेता है। अब ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो 75,000 इन्होंने 25% बोला, उसमें सारी कॉस्ट, ओवरहेड्स और मैन पावर और सारी कॉस्ट आ गई। तो जैसे विनीता जी ने बोला कि जब तक वो फ्रेंचाइजी ओनर गल्ले पे खुद नहीं बैठ रहा है, जब तक वो अपना टाइम नहीं लगा रहा है, जब तक उसकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है जहां उसे रेंट ना देना पड़े, जब तक उसको ऐसे मैन पावर नहीं मिलती कि वो 10-15 हजार रुपए महीना में काम करने को चालू हो जाए, तब तक उसका खर्चा हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तब तक उसका मिलने वाला प्रॉफिट हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तब तक बेचारा हमेशा 25 से 60,000 70,000 रुपए महीना के प्रॉफिट पे ही रहेगा। दैट टू नेट प्रॉफिट, उस पर आगे टैक्स वगैरह भी कटता है। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। दूसरा, क्योंकि ये फास्ट फूड चेन है तो इनकी लोकेशंस भी प्राइम होनी चाहिए, सिटी सेंटर में होना चाहिए जहां फुटफॉल ज्यादा हो, तो ऐसे लोकेशन का रेंट भी ज्यादा होता है। तो अगर तो या तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तब आप सर्वाइव कर सकते हो, या जी आपने रेंट का ऐसा चक्कर बांध रखा हो कि आपको बहुत कम खर्चा आ रहा है तो आप सर्वाइव कर सकते हो। जो भी केस है, इनके बिजनेस पे आते हैं तो इन
उसका एज अ कंपनी ज़ोरको का 40% ग्रॉस मार्जिन है, 20% नेट मार्जिन है। ठीक है, नाइस स्टैट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फ्रेंचाइजी के लिए भी इन्होंने बोला कि जो कस्टमर हमारे पास रिपीट आता है, अब उसका मतलब क्या है कि उसे हमारा खाना अच्छा लग रहा है, उसको हमारा ब्रांड अच्छा लग रहा है, उसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उसको ये लोग पिच करते हैं कि आप हमारे फ्रेंचाइजी बन जाओ। अब वहां से ये फिर नेटवर्क इफेक्ट उठाते हैं कि यार वो बंदा नहीं इन फ्रेंचाइजी बनेगा तो उसके आसपास का कोई बंदा बन जाएगा, उससे पैसे लगवा देगा। बिकॉज एक बार देखो, आप अगर किसी कस्टमर को ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा लग गया और अगर उसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस ब्रांड के साथ जुड़ने में, सामने वाला भी कुछ तो हाथ पैर मारेगा, कुछ तो एफर्ट लेगा ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए। तो वो वाली चीज है। 4 लाख की जो ये फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं उसमें 2 लाख का तो सामान एज अ प्रमोशन, रॉ मटेरियल ऑफ अलाना और एसओपी और सॉफ्टवेयर वगैरह का ये वापस कर देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी पिच तक तो सही था। इसके आगे दिक्कत पैदा होनी चालू हुई। क्या हुई जरा वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि हम 7 से 8 नए ब्रांड्स लॉन्च करने वाले, क्लाउड किचन टाइप हम इसको ब्रांडेड बना देंगे। 7 से 8 नए ब्रांड्स, नए प्रोडक्ट्स वो ला देंगे। भाई तुम्हारे ऑलरेडी 80 आइटम्स है, इतना हाई एसक्यू रख रखा है, वो भी एक स्टार्टअप के लिए। तुम्हारे प्रोडक्ट्स में दम है, ये बात प्रूव हो गया, तो तुम इतना सारा क्यों बेच रहे हो यार? एफएसएन एनालिसिस करो ना, जो प्रोडक्ट फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, जो प्रोडक्ट फास्ट मूव कर रहा है, जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है उस प्रोडक्ट को ज्यादा रखो, जो प्रोडक्ट स्लो बिक रहा है उस प्रोडक्ट को कम रखो, जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसे मत रखो। बिकॉज आई एम 100% श्योर कि जो 80 आइटम दे रहे हैं इसमें सारे आइटम तो नहीं बिक रहे होंगे, कुछ 10, 15, 20 आइटम ऐसे टॉप के होंगे जो हमेशा ज्यादा बिकते हैं। उसके बाद कोई 20 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कभी कभी बिक जाते हैं। 40 प्रोडक्ट हो गए। 40 से ज्यादा प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता किसी भी फास्ट फूड स्टॉल पे या फिर किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे, आउटलेट पे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, कभी कभी बिक रहे हैं, या ऑलमोस्ट। चल मैं 40 छोड़ 50 मान रहा हूं, फिर भी मेरे को लगता है 30 प्रोडक्ट्स की रेंज कम करने का अभी भी स्कोप है। उससे ना ही केवल इनकी कॉस्ट कम होगी, इनके रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, अच्छे से डिप्लॉय होंगे और इनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। देख लेते हैं आगे क्या चक्कर आ रहा है। इतना तक रुक जाते तो शायद फिर भी ठीक था, आगे भी चले गए। बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जी हम वेंचर इन्वेस्टिंग चालू कर रहे हैं, हम वेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी हमने एक नई सब्सिडरी बनाई है, हम एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, हमने 2 करोड़ की एक नई फैक्ट्री खरीदी है जहां पे हमारी सॉसेजेस बन रही हैं, हम होरेका में भी घुसना चाहते हैं। यार इतना ज्यादा पता है। अब इसमें पता है 2 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम क्या है? एक तो रैपिड एक्सपेंशन, दूसरा रैपिड डाइवर्सिफिकेशन। ये 7 से 8 नए ब्रांड खोलने का मतलब क्या है कि दे आर वेरी रैपिडली एक्सपेंडिंग। फॉर अ स्टार्टअप जिसके ऑलरेडी 150 फास्ट फूड आउटलेट्स हो चुके हैं, पहले ही साइन है कि वो भाई साहब बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करने जा रहा है और वो केवल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। इन्होंने आगे बताया भी कि जब अमन ने पूछा कि फ्रेंचाइजी से कौन बात करता है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, टीम बात करती है। भाई फ्रेंचाइजी तुम्हारा सबसे बेस्ट पार्टनर है बिजनेस में। अगर फ्रेंचाइजी नहीं जीतेगा तो तुम नहीं जीतोगे, बिकॉज सारे आउटलेट्स तुम्हारे फोफो मॉडल पे है, फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड पे। ऐसे कंडीशन में अगर तुम्हारा फ्रेंचाइजी के साथ पर्सनल टच है ही नहीं और केवल तुम फ्रेंचाइजी बढ़ाने पे जाए जा रहे हो, इट्स लाइक पेड़ ऊपर तो ग्रो हो रहा है पर उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं, और एक छोटा सा झोंका आएगा ना बॉस, ये पेड़ धम से गिरेगा और फिर इसे बर्बाद होने से, सूखने से कोई नहीं रोक सकता। जिस बिजनेस में कस्टमर कनेक्ट नहीं होता है वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। होरेका कह रहा हूं, ये ज़ोरको जिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में, इसको B2B2C इंडस्ट्री बोलते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। खुद ये एक बिजनेस, आगे फ्रेंचाइजी को चलवा रहे हैं वो एक बिजनेस, और वो फ्रेंचाइजी आगे जाकर अल्टीमेटली कस्टमर को बेच रहा है, वो B2B2C मॉडल बन जाता है। B2B2C मॉडल में बहुत जरूरी है कि आपसे ज्यादा आपका बिजनेस पार्टनर जीते, आपका फ्रेंचाइजी जीते, क्योंकि जब तक फ्रेंचाइजी पैसा नहीं बनाएगा तुम्हें पैसा नहीं आएगा। फ्रेंचाइजी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, आफ्टर अ पॉइंट उन्हें लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं कहीं और पैसा लगा लूंगा, तुम्हारी सारी सेल जीरो हो जाएगी, पैसे आने मुश्किल हो जाएंगे, इस इन्वेंट्री में जो अटका रखा है, इतनी सारी फैक्ट्री खड़ी कर रखी है, सब पैसे लॉक हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ध्यान से चलो।
तो ये जो इंडस्ट्री में हो, रोड पे बहुत ज्यादा खड्डे हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, F1 दौड़ाने के चक्कर में जाओगे भाई मुंह फूटेगा। और देख लेते हैं, और ये जो वेंचर इन्वेस्टिंग और न्यू फैक्ट्री और हो का सारी बातों को, ये रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, वरना कोई जरूरत नहीं है इनको वेंचर इन्वेस्टिंग करने की। इनका अपना बिजनेस अच्छे से चलाओ ना, तुम क्यों वेंचर इन्वेस्टिंग में घुस रहे हो? अपना बिजनेस अच्छे से चला लो, बड़ा बना लो। अभी तो सिर्फ 150 आउटलेट है, वो भी 6 स्टेट्स में। इंडी 20 से ज्यादा स्टेट्स बच रही हैं, 42 से ज्यादा सिटीज बच रही हैं, वहां जाके खोलो ना रेस्टोरेंट्स। अपना बिजनेस चला लो ना यार, क्यों फालतू तुम्हें दूसरे ब्रांड को लॉन्च करके उसमें नई फैक्ट्री लगानी है? चलो ठीक है, फैक्ट्री तुमने लगा भी ली, क्यों फालतू उसको इतनी बड़ी 2 करोड़ की फैक्ट्री खरीदें क्यों सॉस बनाने के लिए? क्योंकि बंस का इनका देखा जाए, बंस तो इन्होंने बोल दिया कि पास वाली बेकरी वाला बन बना देगा। अगर पास वाली, वैसे तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि बंस जैसे आइटम्स आप खुद ना बनाएं, और जिस भी सिटी में आपका मैं कहूंगा स्टोर है, उस सिटी में कोई एक अच्छा बेकरी वाला होगा, उसके साथ कोलैबोरेट करें और उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका बन बना के दे दे। इससे ना ही केवल उनका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, बट ऑल्सो उनकी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो वैसे तो बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि कस्टमर के साथ आपका टच नहीं है, बन की क्वालिटी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इतनी तेज आप एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत दिक्कत की बात है। और फ्रेंचाइजी क्योंकि केवल 3 से 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है यार, दैट इज नॉट अ गुड रेवेन्यू, नॉट एट ऑल। जब तक फ्रेंचाइजी मेरे हिसाब से 7 लाख नहीं कमा लेता है, तब तक इनके बिजनेस में मजा ही नहीं आएगा। लोग सामने से आके फ्रेंचाइजी लेंगे ही। और मेरे को क्यों लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दिया, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिए जा रहे हैं, केवल आउटलेट्स खोले जा रहे हैं, ये ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कस्टमर, फाइनल कस्टमर इनके बारे में क्या सोच रहा है। ये मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये मार्केट से पुल नहीं जनरेट करवा पा रहे। लोग जा जाके ढूंढ ढूंढ के इनके आउटलेट्स पे जाके खाना नहीं खा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम भी ये है कि हर एरिया का कोई ना कोई किंग होता है। अब मैं जिस एरिया में रहता हूं या आप जिस एरिया में रहते हो, उसमें भी ऐसा होगा, क्योंकि कोई एक ठेले वाला, दुकान वाला, मैं कहूंगा कोई एक स्टॉल ऐसी होगी जहां फास्ट फूड बहुत फेमस होगा, वहां पे बहुत बिकता होगा। पूरे एरिया की सेल्स एक तरफ और उस दुकान की एक सेल्स एक तरफ। उस एरिया के उस किंग को तोड़ना भी एक चैलेंज है यार। उस किंग से वो पोजीशन लेनी भी तो एक चैलेंज है। और जब तक आपका मार्केट से पुल जनरेट नहीं होगा, कस्टमर खुद जा जाके आपके प्रोडक्ट को मांग के नहीं खाएंगे, तब तक आप उस किंग को हरा ही नहीं सकते। क्योंकि वो किंग नाम से चलता है, लोकेशन से चलता है कि भाई उस नाके के पास वो ठेला लगाता है, वहां जाके खाओ। उसकी मार्केटिंग में उसने अपना मार्केट में पुल बना रखा है। तुमने नहीं बनाया, तुम बना भी नहीं रहे हो। दैट्स माई बिगेस्ट कंसर्न। फ्रेंचाइजी का रेवेन्यू इतना कम है कि आगे जाके मर जाएंगे। जो विनीता जी ने बोला कि अपना बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर आगे जाके जो दूसरा बिजनेस पार्टनर है फ्रेंचाइजी, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। और फिर अपना लगाते रहना, स्टोर खोलते रहना, फिर कैपिटल मांगते रहना, क्योंकि वो इतना हाई कैपिटल इन्वेस्टिंग बिजनेस बन जाएगा। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कैपिटल लाइट उड़ रहे हो, फ्रेंचाइजी भी खुश है। पर जब फ्रेंचाइजी को अकल आएगी और जब वो देखेगा कि जी मेरे खर्चे तो बढ़ रहे हैं पर मेरी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, वो आके तुमसे कंप्लेंट करेगा, तब सारी दिक्कतें चालू होंगी। क्योंकि तब तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने सारा ध्यान अपना नींव मजबूत करने पे तो बिजनेस के बनाए नहीं। तुम तो बस फैलने के प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हो। तुम तो बस अपना ब्रांचेस बढ़ाए जा रहे हो पेड़ के, अपना तुम जड़ तो ना तुम उस जड़ को पानी दे रहे हो, ना वो जड़ मजबूत कर रहे। ट्रस्ट इन्होंने शाख पे नहीं रखा। अमन और रितेश इतना अच्छा ऑफर दे रहे थे, फिर भी उसके ऊपर एक शाना बन के इन्होंने एडवाइजरी शेयर्स ऑफर कर दिए। चलो कोई बात नहीं, जो इनको सही लगा इन्होंने किया, लेकिन फिर ट्रस्ट नहीं है यार अमन के ऊपर। वो कह रहा है बंदा कि मैं दे दूंगा, है इतना सेटल्ड और मैच्योर एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, वो कह रहा है कि मैं टाइम दे दूंगा, तो यार थोड़ी तो उसके शब्दों की भी कीमत रखो भाई। उस ट्रस्ट ये लोग करने पे किसी पे तैयार नहीं है। ये इतने इनडिसाइसिव है कि रितेश जी ऑफर दे रहे थे तो भी इनसे ये नहीं हुआ कि चलो अमन नहीं कर रहा तो चलो रितेश का ही ऑफर ले लें। नहीं, इन्हें चाहिए भी दोनों, और दोनों अपनी कंडीशन पे चाहिए भाई। दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं मिल सकता। इम्पेशेंट एंटरप्रेन्योर, इम्पेशेंट और एडिमेंट बिकॉज सर दे दो ना सर 25 दे दो ना सर 25 दे दो ना। बार बार ये क्यों भाई?
सामने वाले ने कह दिया ना, उस पर भरोसा करना। क्यों तू अपने ग्रीड को, एडिमेंट को सबके सामने दिखा रहा है? इतना अच्छा ऑफर हाथ से निकाल दिया, क्यों भाई? क्या दिक्कत है? क्या लास्ट में अमन को आके पर्चा फाड़, अपना चेक फाड़ना पड़ा? उन्होंने चेक फाड़ दिया। कोई कहाँ दो इतने अच्छे शार्क मिल रहे थे, एक ओयो होटल इंडस्ट्री का, एक अमन जिसको कैटेगरी और कस्टमर को इतना अच्छा नॉलेज है, कहाँ इतने अच्छे अच्छे शार्क्स मिल रहे थे? तो क्या लेके गए तुम? कुछ भी नहीं, ठेंगा, खाली हाथ अपनी इमेज और बाकी शार्क्स की आंखों में बिगाड़ के चले गए। और मेरे को लगता है शायद अच्छा ही हुआ डील नहीं हुई, क्योंकि जिस टाइप के एंटरप्रेन्योर थे, मेरे को लगता है ये अगर रितेश अमन के साथ जुड़ भी जाते तो ये उनकी सुनते नहीं, क्योंकि दे आर लाइक मैं खुद कर लूंगा, मेरे को आता है, सब कुछ आता है, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मेरे को मत बताओ, पैसा दे दो बस। आई थिंक दे वर दैट टाइप ऑफ पीपल। बुराई नहीं है, बट दे कांट वर्क इन टीम, दे कांट हेयर टू एनीवन, दे कांट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर जिनको फंडिंग मिली। बराबर ये पिचेस थी नाभी सूत्रा और ज़ोरको की, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करें। अगली वीडियो में विल डिस्कस अबाउट ट्रैम्बो स्पोर्ट्स। इस पे तो लीगल केस भी हो गया है शार्क टैंक पे, देख लेंगे क्या बात है। एंड वी हियर। और आज की दोनों पिच को किसी भी शार्क ने कोई ऑफर नहीं दिया, और आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।